नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा स्नेह देने के लिए। इस बार हम 2023 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 22 में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। और तो चलिए आज प्रकाश से परावर्तन भाग 1 में हम ऑब्जेक्टिव सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा इसमें कुल हम प्रकाश के परावर्तन के 42 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आ देंगे, जिसमें हम 21 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव की विशेषता यह है कि सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रश्न हम विगत वर्षों के भी लिए हैं, जिसके आगे में लिखा रहेगा 2011 या 15 या 16, यानी 2011 से लेकर 2022 तक के जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप कॉपी में लिखकर और समय समय रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अपने चलते हैं सिलेबस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कड़ी में हम फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की कड़ी में प्रकाश का परावर्तन भाग 1 पढ़ते हैं। तो चलिए आराम आराम से इसे क्या कीजिए, पढ़िए और रिवीजन कीजिए। 100% आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रही है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? पहला है समतल, दूसरा है यानी ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में उत्तल, ऑप्शन डी में समतल तथा उत्तल। तो देखिए किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल तथा उत्तल दर्पण में जो होता है केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहला का जो सही आंसर होगा वह होगा डी। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा बराबर। तो देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वह आभासी तथा बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो देखिए F बराबर R/2 होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 6 तक का शुरू से लेके अंत तक ऑब्जेक्टिव सीरीज देंगे, और साथ साथ सब्जेक्टिव सीरीज तो चल ही रहा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रकाश तरंग किसका उदाहरण? तो देखिए स्टार पॉइंट में लिखा दिए थे प्रकाश का परावर्तन भाग 1 में कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन में दिए हैं ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग और पराश्रव तरंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो देखिए दर्पण सूत्र जो होता है 1/v जोड़ 1/u = 1/f। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1/v - 1/u = 1/f, गलत है। 1/f जोड़ 1/u = 1/v, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी जो है 1/f जोड़ 1/v = 1/u, और ऑप्शन डी में है 1/v जोड़ 1/u = 1/f।
तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/v जोड़ 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। तो देखिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव को बारीकी बारीकी से बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो आंसर होता है वह 4 में से एक ही सही होता है, 3 क्या होता है, गलत ही होता है। तो हमेशा बार बार रिवीजन करते रहिए, परीक्षा में 100% आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी f एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो अभी भी बताए थे वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है कि f बराबर r/2। तो इसका जो पहला ऑप्शन है r बराबर 2r बिल्कुल क्या है, गलत है। अभी भी बताए हैं कि 3 ऑप्शन क्या रहता है, गलते रहता है, ठीक ना। अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो आपको गलत वाला सही लगेगा, गलत वाला क्या लगेगा, सही लगेगा। पढ़ के जाइएगा तो आप सिर्फ सही वाले को ही खोजिएगा, गलत वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप क्या कीजिए, समय है, पढ़ाई कीजिए। ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर r/2, ऑप्शन डी r बराबर f/2। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा f बराबर r/2। जो छठा का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है उल्टा बनेगा, ऑप्शन बी में है सीधा बनेगा, ऑप्शन सी में है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ऑप्शन डी हुआ है, इनमें से सभी क्या है, गलत है। तो देखिए आवर्धन जो ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। तो हम चलेंगे 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का और ऑप्शन डी है परवलयिक दर्पण का। तो देखिए सोलर कुकर में जो दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण रहता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है यानी साइड मिरर। तो देखिए ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है समतल, ऑप्शन सी है उत्तल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी गाड़ी हो अगर साइड मिरर होगा तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए, देखिए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है यानी साइड का शीशा, वह उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है यानी आगे का शीशा जिससे के लाइट जलता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, साइड मिरर रहेगा, कौन सा मिरर, साइड मिरर, तो हम मारेंगे उत्तल दर्पण। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 इसमें हम इस पार्ट में कुल हम 40 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 20 पार्ट 1 में और 20 पार्ट 2 में। तो आप उसे लिख करके और रिवीजन करते रहे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप उसे रिवीजन कीजिए। तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल और अवतल दोनों। तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह होता है अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में अयुक्त सभी। तो देखिए सब्जेक्टिव में भी बता चुके थे, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए।
कौन सा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 12, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन भी बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्रकाश का परावर्तन भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके दिया हुआ है। 9 भाग तक सब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव का ये 10वां बना रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लिखा दिए हैं। पहला नियम होता है प्रकाश के किसी विशेष रंग, चलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। पहला नियम बता ही देते हैं। पहला होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 13, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन सब परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें हम विगत वर्षों के प्रश्न भी लिए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के तरफ। ये देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, आपके रहा स्क्रीन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वास्तविक, ऑप्शन बी दिया हुआ है काल्पनिक, ऑप्शन सी दिया हुआ है दोनों, ऑप्शन डी हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2015 और 2016 में पूछा गया है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक। तो हम इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 15 कहता है दाढ़ी बनाने में, कौन सा बनाने में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यानी दाढ़ी जो हम बजाते हैं तो उसमें जो दर्पण यानी हजामती दर्पण का जो प्रयोग होता है वह कौन सा दर्पण रहता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझते हैं। 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है और 17 में पूछा है। तो 23 में तो क्या है, फिक्स है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम ये बता दिए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, वहाँ से है क्वेश्चन ये। तो दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला हुआ है प्रश्न संख्या 16, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए अभी अभी प्रकाश का परावर्तन का हम दूसरा नियम बोले थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए परावर्तन अपवर्तन कितना है, अपवर्तन। ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही बता दिए, अगर आप याद करके जाइएगा तो आप सही आंसर को ही ढूंढिएगा, याद करके नहीं जाइएगा, रिवीजन करके नहीं जाइएगा तो आप 100% गलत में ही मार के आइएगा। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रश्न संख्या ए। देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो देखिए अगर हमारे दांत में किसी प्रकार का खराबी हो जाए या कैविटी जम जाता है तो उसे क्या होता है, डॉक्टर को देखने में आंख से कठिनाई होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करके उसका बड़ा सा प्रतिबिंब ले करके उसको क्या करते हैं, कैविटी को क्या करते हैं, देख लेते हैं, या दांत में जो सड़न रहता है उसे क्या करते हैं डॉक्टर साहब देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है
अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव का यह पहला ही सीरीज है। इससे पहले हम सब्जेक्टिव का सीरीज चलाते थे, लेकिन इस बार कुछ नया करने का सोचे हैं। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज हम देंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। तो वह व्यास जो होगा वह वक्ता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन में मुख्य फोकस दिया हुआ है, वक्ता त्रिज्या दिया हुआ है, प्रधानक दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का द्वारक दिया गया है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, देखिए 18 भी हो गया, 19 भी हो गया। अब चलेंगे 20 की तरफ, पहले 19 का कर लेते हैं हल। तो देखिए एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी होगा, काल्पनिक और हासित। क्या होगा? काल्पनिक और हासित। तो चलिए अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कॉमा, उसे कहे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है पारदर्शी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पारभासी पदार्थ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बटर पेपर। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन भाग 1 में ही बता दिए थे कि वैसे पदार्थ जिस होकर प्रकाश की किरणें आर पार गुजर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, पारदर्शी पदार्थ। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 पर हम आज लास्ट करेंगे। तो देखिए हमारी आँखों जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारी आंखें जो होती है दीप्त वस्तु को भी देखती है, प्रदीप्त वस्तु को भी देखते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, दीप्त या प्रदीप्त। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और फिर इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव भाग 2 लेकर भी जल्द आएंगे। तब तक इसे आप कॉपी में लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए और एक नोट जरूर बना के रखिए कॉपी में। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।